बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी संपादकीय मंगलवार 22 जुलाई 2025। नवाचार के लिए सही फर्मों का चयन अहम। आरडीआई योजना के माध्यम से उन कंपनियों को धन दिया जाना चाहिए जिनमें पर्याप्त क्षमता है। यहाँ यह अहम होगा कि किन फर्मों को और किस तरह धनराशि दी जाएगी, बता रहे हैं सोनाथ फोर्ब्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध विकास एवं नवाचार आरडीआई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत देश के उद्योग जगत को 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन करने की बात कही गई है। इसे 20,000 करोड़ रुपये की राशि इस वर्ष के बजट में तय है। यह फंड किस प्रकार वितरित किया जाएगा, इसे लेकर आरंभिक टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि इसका बड़ा हिस्सा कम ब्याज या शून्य ब्याज दर पर कई फंड्स और सीधे कंपनियों को दिया जाएगा। यहाँ जब मैं फंड ऑफ फंड्स सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे नहीं पता कि सीधे नवाचार बढ़ाने के लिए उन्हें कैसे जवाबदेह बनाया जाएगा। मेरा मानना है कि ज़्यादातर धनराशि सीधे कंपनियों को दी जानी चाहिए। सवाल यह है कि कंपनियों को क्यों, किन कंपनियों को और कैसे वित्तीय मदद की जाए। फर्मों को धन क्यों? नवाचार कंपनियों में होता है, इनमें कुछ किंतु परंतु हो सकता है, पर यह तथ्य सही है कि आप बाकी सब कुछ सही कर लें। उच्च शिक्षा में सार्वजनिक धन लगाने वाले शोध को सही ढंग से अंजाम दें, राष्ट्रीय मिशन को सही ढंग से आगे ले जाएं, धनराशि को बिना लाल फीताशाही को तेज गति से आने दें। लेकिन कंपनियों में जो हो रहे हैं उसे गलत समझ ले तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। दुनिया भर में नवाचार मुख्यतः फर्मों में ही होता है। केंद्रीय नवाचार गतिविधियां मसलन बाजार की तलाश, डिजाइन और वितरण का काम सभी कंपनियों में होता है। शोध और नए ज्ञान अमूल्य हो सकते हैं, लेकिन वे नवाचार में सिर्फ उपयोग होते हैं, वे उसका मूल नहीं होते। कंपनियों के शोध एवं विकास में अधिक निवेश के लिए प्रेरित करता उस शोध एवं विकास को नवीन उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तन करना तथा स्वामित्व प्रौद्योगिकी के इर्द गिर्द व्यवसाय का निर्माण करना जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके, एक जीवंत राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली की कुंजी है। ऐसे में कंपनियों को ऐसी किसी भी योजना के केंद्र में होनी चाहिए जो नवाचार को बढ़ाना चाहती हैं। कंपनियों को शोध एवं विकास की सही व्यवस्था सार्वजनिक शोध को जिस प्रकार आकर्षित कर सकती हैं, वैसे तो कोई और व्यवस्था नहीं कर सकती हैं, परंतु भारतीय उद्योग द्वारा शोध एवं विकास में अपर्याप्त निवेश करना ही हमारे नवाचार को प्रभावित कर रहे हैं। आरडीआई योजना को इस पर ध्यान देनी चाहिए और यह काम फंड ऑफ फंड जैसे बिचौलियों को बिना करनी चाहिए। धनराशि क्षमता पर निर्भर हो। तथ्यों की शुरुआत करते हैं कि जैसे मैंने इस स्तंभ में पहले और अपनी किताब में भी कहा हूं कि मिलने वाले से कहता हूं कि भारतीय उद्योग जगत शोध एवं विकास में बहुत कम निवेश करता है। हम अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का महज 0.3% आंतरिक शोध एवं विकास में लगाते हैं, जबकि वैश्विक औसत 1.5% है। हमारा 10 सबसे कामयाब गैर वित्तीय कंपनियां रिफाइनरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की उच्च मुनाफा कमाने वाली कंपनियां अपने मुनाफे का 2% शोध एवं विकास पर व्यय करती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी सफल कंपनियों मुनाफे का 29 से 55% शोध एवं विकास में लगाती हैं। यूं ही नहीं, दुनिया के शीर्ष 10 प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां नदारद हैं। लबोलुआब यह है कि देश के उद्योग जगत के अधिकांश हिस्सा इतना शोध एवं विकास कार्य नहीं कर
रहा है कि फंडिंग में जो इजाफा हो रहा है उसकी तत्काल खपत कर सके। 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन अच्छी खासी राशि है। शोध एवं विकास व्यय मोटे तौर पर लोगों पर हैं। औसतन उपकरण और सामग्री पर कुल व्यय का 1/3 से भी कम खर्च होता है। लगभग 20,000 करोड़ रुपये के व्यय से शोध एवं विकास में लगभग 20,000 लोगों को जोड़ा जा सकता है। इनमें से कौन सी कंपनियां इस वर्ष में बड़े पैमाने पर विस्तार कर पाएंगी? हमें ऐसी कंपनियों की आवश्यकता है जो शोध एवं विकास में अच्छी खासी राशि का निवेश कर रही हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध एवं विकास करे। हमें ऐसी कंपनियां चुननी चाहिए जो पहले ही शोध एवं विकास के क्षेत्र में अच्छा खासा काम कर रहा हो। मिसाल के तौर पर उनकी शोध एवं विकास तीव्रता बिक्री के प्रतिशत के रूप में शोध एवं विकास उसके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों की कम से कम आधी ही हो। दुनिया के शीर्ष 2,500 कंपनी हमारे देश की कंपनियों के बारे में यह आंकड़ा आसानी से उपलब्ध है। आंकड़े बताते हैं कि छह क्षेत्रों यानी औषधि, रसायन, ऑटो, डिफेंस, औद्योगिक, इंजीनियरिंग और खाद्य क्षेत्र की हमारी शीर्ष 5 कंपनियों में औसतन शोध एवं विकास तीव्रता वैश्विक समकक्षों की आधी से ज़्यादा है। इन क्षेत्रों में शोध एवं विकास में सबसे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों में अपना शोध एवं विकास टीम बढ़ाने की सबसे अधिक क्षमता होनी चाहिए। एक उदार सीधी फंडिंग योजना से सामान्य फंड की उपलब्धता की तुलना में अधिक आवेदन होनी चाहिए। भारत के शीर्ष 300 शोध एवं विकास निवेश में कई आवेदन कर सकते हैं। हमारी 100वीं सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनियों ने वर्ष 2022-23 में शोध और विकास में करीब 97 करोड़ रुपये का निवेश किया। हमारी 200वीं सबसे अधिक खर्च करने वाली कंपनियों करीब 33 करोड़ रुपये और 300 बड़ी कंपनियों ने 16 करोड़ रुपये का निवेश किया। दुनिया की शीर्ष कंपनी की तुलना में यह बेहद कम है। RDI योजना से बदलने का प्रयास करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि हमें जिन कंपनियों को RDI द्वारा वित्त पोषित करते उन्हें यह कहना चाहिए कि वे अगले 12 महीने में शोध एवं विकास के काम में लगाए जाने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाकर 1.5 गुना करें। यदि हम ऐसा कामयाबी से कर लेते हैं तो यह सिलसिला जारी रखा जा सकता है। 5 साल में निरंतर सकल कंपनियां मौजूदा शोध एवं विकास निवेश को 8 गुना तक बढ़ाना होगा। इससे देश में एक मजबूत शोध एवं विकास परंपरा तैयार हो जाएगी और नए ज़्यादा और सेवाएं दुनिया के सामने आने शुरू हो जाएगी। एक दूसरी आवश्यकता भी है। जिन कंपनियों को RDI की फंडिंग मिले उन्हें मौजूदा शोध एवं विकास में और गहराई लानी चाहिए। गहराई से तात्पर्य है कि उन्हें कम प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर TRLA में अधिक निवेश करनी चाहिए। कंपनियों को अपने नवाचार प्रौद्योगिकी की गहराई प्रदान करने के लिए सार्वजनिक फंडिंग वाले शोध का इस्तेमाल करनी चाहिए। कैसा दिखता है भविष्य? आज हमारे पास ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो टर्नओवर के प्रतिशत के मामले में या शोध एवं विकास के कुल खर्च की जाने वाली राशि के मामले में अपनी वैश्विक समकक्ष कंपनियों को मुकाबला कर सके। 5 साल बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि तकरीबन 100 से अधिक भारतीय कंपनी ऐसा करती हुई नजर आएंगी। ये कंपनियां अन्य अनेक कंपनियों के लिए रोल मॉडल का काम करेगी और इस तरह हम एक जीवंत राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली तैयार कर सकेंगे। नियोजित इंफ्रा सब्सिडी के दुष्परिणाम। जिंदगी नामा कनिका दत्ता। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों की मदद के नाम पर बुनियादी ढांचे पर जो भारी भरकम सब्सिडी देती हैं उन्हें लक्षित वर्ग को तो उतना लाभ नहीं मिलता जितना उन्हें विकसित भारत को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राह में रोड़े ही अटकाते हैं। चाहे इसे आप कुछ भी कहें, लेकिन जब तक तमाम सब्सिडी सुविधा का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा भारत को विनिर्माण महाशक्ति बनने की चाहत अधूरी ही रहेगी। सब्सिडी में यह विरोधाभास ऐसी वास्तविकता है जिसकी खामियाजा आखिरकार गरीब को ही भुगतना पड़ता है। यह गरीबों और वास्तविक जरूरतमंदों के लिए सब्सिडी के खिलाफ तर्क नहीं है, लेकिन भारत सूचना प्रौद्योगिकी का पावर हाउस है। यदि तत्काल
तकनीक का इस्तेमाल कर सुनियोजित तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में पेश किया जाए तो ये बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। शुरुआत ऊर्जा क्षेत्र में करते हैं, जहां लंबे समय से लगभग निष्क्रिय पड़े इस क्षेत्र में वर्ष 1990 के दशक में सुधारों की पहली लहर आई। निजी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों ने अपने बिजली बोर्डों को उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों में विभाजित करना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के रूप में सुधार और नए मॉडल पेश किया। 10 वर्षों के दौरान इन निरंतर नियामकीय सुधार के चलते बिजली उत्पादन क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की पूरी जमात खड़ी हो गई। आज देश में जितनी बिजली बन रही है उनमें लगभग आधी हिस्से निजी क्षेत्र की हैं। लेकिन वितरण के मोर्चे पर अभी भी तमाम समस्याएं बनी हुई, जहां राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों या डिस्कॉम का दबदबा है। देश में बिजली की 90% से अधिक खपत डिस्कॉम के जरिए होती है। किसानों को मुफ्त अथवा भारी सब्सिडी दरों पर बिजली देने की नीति कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्यों के हाथों में है। हरित क्रांति के फलदायी बनाने के लिए लाई गई इस नीति के साथ कई विडंबना जुड़ी हैं। सबसे पहले, मुफ्त या सब्सिडी पर बिजली देने वाले सामाजिक दायित्व को पूरा करने का कारण डिस्कॉम भारी नुकसान उठाता है। इस वजह से वे नई प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में अधिक निवेश नहीं कर पा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है, जो डिस्कॉम के तर्ज पर भार उठाते हैं। इसके साथ ही लगातार बढ़ती क्रॉस सब्सिडी की मार औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर बिजली की लागत वृद्धि में पड़ रही है, जिसके उद्योग जगत में बिजली की दरें गैर प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं। वित्तीय स्थिति सुधारने के उद्देश्य से वर्ष 2001 से डिस्कॉम के लिए 5 बेल आउट पैकेज और पुनर्गठित योजना लाई गई, लेकिन सभी विफल रही, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार कृषि बिजली दरों में वृद्धि जैसे भी खीम उठाने को तैयार नहीं, जिन्हें डर रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा वाले लोग ऐसे ही किसी भी कदम का विरोध कर सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि यह नीति शायद उस छोटे किसान को कोई लाभ पहुंचती है जिसे वास्तव में इसकी सबसे अधिक जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि के लिए मुफ्त बिजली सबसे अधिक सिंचाई के उद्देश्य से भूजल निकालने के लिए लोग मोटर पंपों में खर्च करते हैं। बड़े किसानों की शक्तिशाली लॉबी भी कभी नहीं चाहती है कि उनकी मुफ्त बिजली सुविधा खत्म हो। किसान को मुफ्त या सब्सिडी पर बिजली देने दो विपरीत प्रभाव सामने हैं। पहला, भूजल का अंधाधुंध दोहन, जिसके खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जल संसाधनों में भारी कमी हो रही है। दूसरा, अनेक सरकारी सिंचाई योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी। बिखरी जोत और पंप सेट में निवेश करने के लिए सीमित संसाधनों के कारण बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। इसका कृषि उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मूल्य निर्धारण में विसंगति का खामियाजा रेलवे को भुगतना पड़ता है। यह विशाल रेल नेटवर्क हर दिन 1.3 करोड़ लोगों को सफर कराता है। आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से रेलवे की गैर प्रीमियम सेवाओं में भारी सब्सिडी दी जाती है। रेल मंत्री के अनुसार ट्रेन के प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत 1.38 रुपये आती है, लेकिन यात्रियों से केवल 73 पैसे हैं वसूल किए, यानी 47% की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी को भरने के लिए सरकार मोटी रकम देती है, जो कमी कर जाती है उसे रेल माल ढुलाई और प्रीमियम ऐसी यात्रियों सेवाओं से पूरी की जाती है। इस क्रॉस सब्सिडी नीति के साथ समस्या यह है कि रेलवे की माल ढुलाई सेवाएं पिछले कुछ दशकों में पिछड़ गई और सड़क परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ गई। नतीजतन अब माल ढुलाई से होने वाला कुल मुनाफा यात्री सेवाओं से होने वाले नुकसान की खामी भरने के लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। जहां तक ऐसी सेवाओं की बात है, इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कई वर्षों से अच्छा पैसा कमा रही हैं, लेकिन यह भी कुल यात्रियों का 5% यानी एक छोटा सा हिस्सा है। सरकारी नीति के अनुरूप कम लागत वाली एयरलाइंस के प्रसार और बढ़ते हवाई संपर्क के लिए इस खंड की मांग भी घटने की संभावना। ऐसी आशंका उस समय उभर रहा है जब देश की सेमी हाई स्पीड प्रीमियम वंदे भारत ट्रेन सेवा में भारी निवेश किया जा रहा है। रेल सेवाओं को आधुनिक बनाने, ट्रैक नवीनीकरण, सिग्नलिंग सिस्टम और स्टेशनों पुनर्निर्माण में बजट प्रावधान के जरिए करोड़ों का निवेश हो रहा है, लेकिन रेलवे के
90% से अधिक यात्रियों को सफ़र कराने वाले सामान और गैर एसी कोच वाली ट्रेनों में यात्रियों को भीड़ भाड़, असुविधा, गंदगी, असुरक्षा और लतीफ़ी जैसी समस्याओं का सामना करना आम बात है। यात्रा की गुणवत्ता सुधारने के बजाय गरीबों को एक से दूसरे जगह ले जाने को ही उनकी सेवा समझा जा रहा है। रेलवे की माल ढुलाई सेवाओं में भी अनेक खामियां हैं। उच्च मांग वाली मार्गों पर सुस्त सेवाएं और अंतिम छोर तक माल पहुंचने की सुविधा की कमी के कारण ही लोगों में इसमें मोह भंग हो रहा है और वे सड़क मार्ग से निजी क्षेत्र की अपेक्षाकृत महंगी परिवहन सेवाओं को प्राथमिकता दे रहा है। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी कम हो रही, विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए तैयार हो रहे रेलगाड़ियाँ पूरी तरह चालू होने पर स्थिति में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ट्रेन यात्रा की गुणवत्ता और गतिशीलता की तस्वीर बदलने में मदद कर पाएगी? यह सवाल जस का तस खड़ा है। जीएसटी में सुधार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी प्रणाली में अगले हफ्तों में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है। खबरों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न पक्षों से बातचीत करेंगे ताकि लंबित मसलों का हल किया जा सके। अगर यह बात सही है तो यह दिखाता है कि जीएसटी के व्यवस्था में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच आपसी सहमति में सुधार करना सार्वजनिक दृष्टि से कितना आवश्यक है। गत सप्ताह प्रतिशत एक और खबरें में आ गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जीएसटी फ्रेमवर्क को पुनर्गठन को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार का इरादा जीएसटी व्यवस्था को समायोजित करके इसके काम को बेहतर बनाने और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां जीएसटी में मंशा के मुताबिक एक राष्ट्रीय बाजार तैयार करने में मदद की है, वही राजस्व संग्रह के मामले में इसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस बात ने केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर असर डाला है। राज्यों के उलट केंद्र सरकार के पास शुरुआती वर्षों में राजस्व की कमी के बचाव के लिए क्षतिपूर्ति का उपयोग नहीं था। बातचीत के आगे बढ़ाने के साथ ही जीएसटी परिषद को कम से कम 3 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पहला, स्लैब और दरों को युक्तिसंगत बनाना। अब यह बात मानी जा चुकी है कि जीएसटी व्यवस्था में कमजोर प्रदर्शन की एक वजह इसके दरों के ऊंचे और विविध स्लैबों की जटिलता भी है। आदर्श स्थिति में देखा जाए तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि महज एक दर होनी चाहिए। हालांकि भारत ने इस प्रगतिशील बनाने का निर्णय लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश के बावजूद कई स्लैब को कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह खबर कि 12% के स्लैब को समाप्त कर दिया जाएगा। जिन वस्तुओं को इस दर से लग रहा है उन्हें अब 5% और 18% के स्लैब में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन इस व्यवस्था में और जटिलता आ सकती है। बेहतर तरीका यह होगा कि 12 और 18% की दर को एक उचित दर में विलीन कर दिया जाए। दरों की युक्तिसंगत बनाने का लक्ष्य दरों को ढांचे को सरल बनाना होना चाहिए, वह भी बिना राजस्व गंवाए। शुरुआती वर्षों में दरों में अपरिपक्व ढंग से कमी किए जाने से राजस्व संग्रह को प्रभावित किया। कुल सकल जीएसटी संग्रह की बात करें तो सरकार सहित वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% रही, जबकि 2016 में जीएसटी में समाहित दरों में 6.3% रहा। उपकर को छोड़ दिया 2023 में यह शुद्ध संग्रह में काफ़ी कम था। परिषद को एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना है और वह है क्षतिपूर्ति उपकर। सामान्य परिस्थितियों में क्षति उपकर कर संग्रह जीएसटी के 5 साल बाद रुक जानी चाहिए था, लेकिन इस मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया ताकि महामारी के दौरान क्षतिपूर्ति उत्पाद संग्रह में कमी के कारण राज्यों को मुआवजा देने की खातिर लिए गए ऋण को चुकाया जा सके। अनुमान बताते हैं इसका भुगतान दिसंबर-जनवरी तक पूरा हो जाएगा। अगर प्रारंभिक प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो उपकर संग्रह को भुगतान पूरा होने के बाद रोकना पड़ेगा। कुछ अंशधारकों ने सुझाव दिया है कि उपकर को जीएसटी दरों में ही समाहित कर दिया जाए। इस दौरान याद रखना होगा कि प्रारंभिक लक्ष्य 5 साल की
सीमित अवधि के लिए उपकर लगाने का था ताकि एक खास उद्देश्य हासिल किया जा सके और साधारण हालात में से बढ़ाया गया था। ऐसे में जीएसटी ढांचे को सरल बनाने में उलट अगर उपकर को जीएसटी दर में शामिल किया गया तो स्लैब और अधिक बढ़ेंगे और कर व्यवस्था और जटिल हो जाएगी। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाए। मंत्रियों को विभिन्न समूहों ने दरों और उपकर दोनों मुद्दे पर काम किया। तीसरा, परिषद के अनुपालन के मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा जिन्हें कारोबारी समय समय पर उठाते हैं। जीएसटी के कमजोर प्रदर्शन की एक वजह अनुपालन की जटिलताओं को भी माना जाता है। जीएसटी परिषद के लिए बेहतर होगा कि वह ढांचे को सरल बनाने या राजस्व संग्रह में सुधार के लिए सभी बाकी मुद्दों का समाधान एक साथ करे। भारत को स्थिर और सरल जीएसटी की आवश्यकता है। अब छोटा आर्टिकल, भारत और चीन अपनी नीतियों में भंवरजाल में हैं। चीन की दोबारा महान बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक वास्तविकता को परिलक्षित करता है कि यह भी स्पष्ट है कि इन दोनों देशों के वैभव शिखर पर लंबे समय तक रहने के बाद अब वहां बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इनकी आक्रामक संरक्षणवादी तथा एकाधिकार की नीतियां इनके विकास में बाधक हैं। इसी वजह से विश्व भर में इन देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही घरेलू स्तर पर इनकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका के व्यवहार से स्पष्ट है कि उनकी संरक्षणवादी टैरिफ नीति और उसके बार बार बदलाव, वीजा संबंधित नए नियम, प्रवासियों को अमेरिका से खदेड़ना, गोल्डन वीजा के नियम ऐसे प्रकरण जो अमेरिका को वास्तविक आर्थिक स्थिति का परिचय देता है। उधर चीन ने पाकिस्तान, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया में भारी भरकम निवेश किया है, वह संकट में है और उसकी बैंकिंग और रियल्टी क्षेत्र भी संकट में नहीं उभरा। चीन की वास्तविक समस्या यह है कि उसकी व्यापारिक समझौते में दुराग्रही नीयत रहती है, भले ही वह अमेरिका की टैरिफ नीति का दबाव हो। भारत के साथ चीन की मित्रता पर प्रश्न चिन्हित है क्योंकि वह पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। चीन के क्षेत्रीय असमानताएं बहुत अधिक हैं। चीन के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। शी जिनपिंग बहुत आक्रामक राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे में भारत को दक्षिण पूर्व और पूर्व एवं पश्चिम एशिया के एक साथ विश्व के बड़े देश रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और यूरोपीय संघ के साथ निरंतर संवाद, आर्थिक संबंधों, मुक्त व्यापार समझौते पर पर्यटन के माध्यम से निकटता बढ़ानी चाहिए। विनोद जोरी, दिल्ली। पूरे देश में मतदाता सूची की जांच। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची जांचने का अभियान में बहुत फर्जी मतदाता पाए, अतः मतदाता सूची की बारीकी से निरीक्षण करके बोगस मतदाताओं को नाम हटाने की होनी चाहिए। पूरे देश में भी चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को बारीकी से परीक्षण करनी चाहिए ताकि करोड़ों फर्जी मतदाताओं की सूची से हटाकर एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार की जा सके और चुनाव भी सही एवं पारदर्शी हो। आयोग की सूची से हटाने के लिए लोकतंत्र की मजबूत विशेष मतदाता पुनरीक्षण संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है। मतदाता योग्य नागरिकों की नागरिकता मतदाता सूची में रखते हुए अयोग्य व्यक्तियों को हटाने से निर्वाचन बेहतर और लोकतंत्र मजबूत होगा। जिन्हें पुनरीक्षण पर शंका है वे गलत जोड़े गए और हटाए गए व्यक्तियों के उदाहरण जरूर सामने लाएं। बिना सबूत के चुनाव आयोग के विरुद्ध दुष्प्रयोग करके लोकतंत्र को कमजोर और भारत के विश्व में गरिमा को कम न करें। रक्षा के क्षेत्र में पीएसयू गार्डन रिच शिप बिल्डिंग ने इंजीनियरिंग लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए निर्मित उथले जल की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत की श्रृंखला में 8वें आखिरी जहाज का सोमवार को जलावतरण। अजय नामक इस युद्धपोत के जलावतरण भारतीय नौसेना के सामग्री प्रमुख वाइस एडमिरल किरण देशमुख की पत्नी प्रिया देशमुख ने किया।